हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2020 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट कह रहा है दृश्य काव्य, सेकेंड कह रहा है आपका श्रव्य काव्य और आपका थर्ड कह रहा है आ वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आ और वा दोनों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पठन का अर्थ है शाश्वर वाचन, मौन वाचन, कह रहे आ वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ वा दोनों। मतलब आपका जो पठन होता है शाश्वर वाचन, मौन वाचन दोनों तरह से होता है। मतलब हम लोग बोल के भी पढ़ सकते हैं और अपने मन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और वा दोनों हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौन वाचन का उद्देश्य है, कह रहे कि वाचन गति का विकास, कह रहे पठित सामग्री का अधिग्रहण, कह रहे वाचन का अभ्यास, कह रहे आ और बा दोनों। तो आप लोग ध्यान रखिए, देखो मौन वाचन से क्या होता है कि वाचन की गति का विकास होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं पठित सामग्री का अधिग्रहण होता है। ठीक है, ये दोनों तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वाचन का अभ्यास आपका ये करेक्ट नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है, कह रहे कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि का मतलब क्या होता है कि लास्ट में, अंत में, ठीक है, पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, कहलाता है। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि ठीक है, लास्ट में जो लगता है उसको बोला जाता है आपका प्रत्यय। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, और कई बार बता चुके हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं अत लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो कह रहे हैं कि समास किसे कहते हैं, और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे माता पिता, चतुरानन, लंबोदर। ठीक है, ये क्या है आपके समास के उदाहरण हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौखिक लेखन किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान करेंगे विचारों तथा मनोभावों को शब्दों के माध्यम से, कह रहे मूर्त रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मौखिक लेखन कहलाता है। कह रहे कि देखो विचारों और मनोभावों को शब्दों के माध्यम से, कह रहे मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप का मतलब होता है लिखना। जैसे हमारे मन के अंदर जो भी विचार आए उनको लिखना क्या कहलाता है, मौखिक लेखन कहलाता है। ठीक है, हमारे मन के अंदर जो भी विचार आएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, और कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, एक तरफ आपका गद्य, दूसरी तरफ क्या लिखना है, पद्य। तो गद्य में क्या होता है, देखो गद्य के वाक्यों में विराम नियम, कह रहे विराम के नियमों का पालन किया जाता है। जो गद्य के वाक्य होते हैं उनमें विराम चिन्हों का, ठीक है, पालन किया जाता है। कह रहे पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, पद्य में क्या होता है कि इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गद्य में लय की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। गद्य में लय, देखो गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी, निबंध वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, कोई लय की जरूरत नहीं होती है। कह रहे पद्य में गति और लय की विशेष भूमिका होती है। और देखो यहाँ पे गद्य में क्या होता है, इसके अंतर्गत कह रहे निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण लेख, कह रहे आदि लिखे जाते हैं। कह रहे इसके अंतर्गत कह रहे कि कविता, काव्य, गाने, भजन, ठीक है, पद्य लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत जो पद्य के अंतर्गत क्या होते हैं, कविता लिखी जाती है, जैसे काव्य, जैसे गाने वगैरह, जैसे भजन वगैरह, ये सारे पद्य में आ जाते हैं। तो गाने भजन में क्या होता है कि गति और लय की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें गति लय की कोई जरूरत नहीं होती है गद्य में। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। कह रहे वाक्य में दो अंग होते हैं, कह रहे उद्देश्य और विधेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो आप लोग देखें, काल की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, या काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहे कि इस समास में कह रहे उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कह रहे कि पहला पद कह रहे विशेषण और दूसरा पद क्या कह रहे संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे आपका नील कमल, ठीक है, नील कमल में क्या कह रहे हैं नीला कमल, तो नीला क्या हो गया, तो पूर्व पद क्या होता है विशेषण हो गया, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है विशेषण होता है, आप लोग ध्यान रखें। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस समास का, ठीक है, पूर्व पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन अगर इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद क्या है विशेषण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला अंबर, ठीक है, तो पीला क्या हो गया आपका एक तरीके से क्या हो गया विशेषण हो गया। तो यही आप लोग ध्यान रखना है कि जिसका कह रहे जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, तो आप उधर में छात्रों में कह रहे विचार कल्पना शक्ति विकसित करना, ठीक है। देखो कहानी या लोक कथा के माध्यम से क्या होता है छात्रों में विचार और कल्पना शक्ति विकसित की जा सकती है। अभी पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग ध्यान रखना है। कह रहे छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर समझाना, ठीक है। कहानी के माध्यम से क्या होता है कोई भी जैसे कठिन मतलब कोई कठिन बात है उसको आसान माध्यम से समझाई जा सकती है। नेक्स्ट कह रहे छात्रों में कह रहे कि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है, कह रहे छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर। देखो वाचन में अगर दोष है तो क्या करना है बच्चों को बार बार उसकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति की मतलब ये होती है बार बार उस चीज़ को उसको पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। कोई शब्द जैसे कोई शब्द गलत बोल रहा है तो उसको बार बार उसको बोलने के लिए कहो, तो क्या हो जाएगा उसमें दोष, ठीक है, दूर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु कह रहे उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर, ठीक है। बच्चों को जो भाषा सिखाई जा रही है उसके लिए क्या उपयुक्त वातावरण बनाकर उनको बच्चों को दोष दूर किया जाता है। कह रहे यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण कह रहे चिकित्सकीय उपचार कर, देखिए अंग में जैसे कोई खराबी है बोल नहीं पा रहा है तो ठीक है, तो उसके लिए कोई उपचार भी किया जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखें औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है कह रहे जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। देखो औपचारिक पत्र मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाए जिनसे हमसे कोई मतलब पारिवारिक कोई रिलेशन या संबंध नहीं होता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है औपचारिक पत्र, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा औपचारिक पत्र, जैसे अधिकारियों को लिखा गया पत्र क्या कहलाता है औपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है। तो औपचारिक पत्र मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाए जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध ना हो, तो उसको बोला जाता है औपचारिक पत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, कह रहे हैं संक्षिप्त विवेचना कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखने जैसे पिछली क्लास में भी आप लोगों ने देखा था कि 12 विराम चिन्ह होते हैं, जैसे आपका अल्प विराम, ठीक है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, जैसे विस्मयादि बोधक, एकरा, दोहरा अवतरण, निर्देशक देखो आप लोग ध्यान रखें थोड़ा बड़ा होता है, संयोजक, ठीक है, आपका कह रहे हैं हंस पद, कह रहे विवरण, और कह रहे हैं कि लोप निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपके 12 आपके चिन्ह होते हैं जो हिंदी में, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिएगा, तो आप लोग ध्यान रखें उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद देखो 3 टाइप से होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, देखो स्वर यहाँ पे होगा ह्रस्व स्वर, कह रहे प्लुत स्वर, ठीक है। तो स्वरों के अगर भेद की बात करेंगे उच्चारण के आधार पर 3 टाइप से हो जाते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। कह रहे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, तो आप लोग ध्यान रखें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और क्या हो जाए ऊष्म व्यंजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं, तो आप लोग ध्यान रखें पत्र लेखन, कह रहे निबंध, आत्मकथा, विवरण, नाटक लेखन आदि हो जाएगा, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य
कह रहे कौन कौन से साधन है, तो आप लोग देख रहे हैं पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, विवरण, नाटक, ये सभी क्या है लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2020 का हिंदी का पेपर देखा था, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।